अब तक हम लोगों ने जो भी किया है ना उसको एक बार एनसीईआरटी में हम लोग रीड करते हैं, एनसीईआरटी क्या क्या बोलता है, ठीक है। तो पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। बोलता है वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। शगुन देखो, बोलता है अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कितने होते हैं, एक पेयर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एबव द अपर लिप्स। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, यानी कि पहले नोस्ट्रिल्स आते हैं, फिर नेजल पैसेज आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, नेजल चैम्बर आता है। नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, नेजल चैम्बर जो है वो ओपन कहाँ होते हैं, फेरिंग्स में। कौन सा फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होते हैं फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, यानी कि फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर क्या आता है, ट्रैकिया आता है। लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स होते हैं, यानी कि लैरिंग्स किससे बने होते हैं, कार्टिलेज का बना होता है, जो कि हेल्प करता है किनमें, साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इनको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और लैरिंग्स कितने कार्टिलेज से बने होते हैं, 9 कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। इनके पास वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है। During swelling glottis can be covered by a thin elastic cartilage flap called epiglottis, यानी कि epiglottis क्या है, कवरिंग है किनका, ग्लोटिस का। कवरिंग किसका है, ग्लोटिस का, जो कि प्रिवेंट करता है फूड का एंट्री लैरिंग्स में, जो कि प्रिवेंट क्या करता है, फूड के एंट्री को किसमें, लैरिंग्स में। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ट्रैकिया जो है वो स्ट्रेट ट्यूब होता है, जो कि एक्सटेंडेड होते हैं मिड थोरेसिक कैविटी में, जो कि डिवाइड होता है लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। हम लोगों ने ये कर रखा है ऑलरेडी। ट्रैकिया डिवाइड किन किन में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड लास्ट में ब्रोंक्यूल्स, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, यानी कि हमारे कहाँ ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। अब बोलता है each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular walled vascularized bag alveoli, यानी कि एनसीईआरटी बोलता है कि एल्वियोलाई कहाँ से ओरिजिन होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ब्रोंक्यूल्स से, जो कि एल्वियोलाई जो होता है वो बहुत पतला होता है, थिन होता है, बहुत सारे नंबरस में होते हैं, नंबर में होते हैं। इरेगुलर वॉल होता है, वास्कुलराइज्ड बैग होते हैं, यानी कि वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ज्यादा होता है। एल्वियोलाई के बारे में एनसीईआरटी इतनी बातें बोलती है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, यानी कि बोलता है कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलाई है वो किनके अंडर में आता है, लंग्स के अंडर में आता है। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं जो कि कवर्ड होता है किनसे, डबल लेयर्ड प्लूरा से। लंग्स के ऊपर कवरिंग होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, जिनमें कि प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना लंग सरफेस पर। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज एन क्लोज कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक,
आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किनसे कांटेक्ट में रहते हैं? थोरेसिक कैविटी के। जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किसके कांटेक्ट में होते हैं? लंग के कांटेक्ट में होते हैं। पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। बोलता है कि नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होते हैं वो उस पार्ट को क्या बोलता है? कंडक्टिंग पार्ट बोलता है। फिर बोलता है कि एल्वियोलाई और इनके जो डक्ट होते हैं, एल्वियोलाई और इनके जो डक्ट होते हैं वो रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं या फिर उनको हम एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना एयर का। कहाँ? एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक। फिर बोलता है क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, साथ ही फिल्टर करना, फॉरेन पार्टिकल्स को आउट करना, ह्यूमिडिफाई करने, मोइस्ट करना एयर को, also bring the air to the body temperature, साथ ही साथ एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने का भी काम करता है हमारा कौन? कंडक्टिंग पार्ट। फिर बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। यानी कि एक्सचेंज पार्ट होते हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वो एक्चुअल साइट होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के लिए, है ना। जैसे कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था एल्वियोलाई से ही डिफ्यूज हो रहा था, पढ़ा था ना कल। कहाँ? बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। चलो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बस समझ रखा है, समझने की भी जरूरत नहीं है डीपली में, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। क्या एनसीईआरटी बोला है? lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। यानी कि जो लंग्स होता है प्रेजेंट कहाँ होता है? थोरेसिक चैम्बर में, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है। क्यों होता है? देखो, थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सली में क्या प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रा कॉलम। वेंट्रली में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टर्नम। लेटरल में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिब्स, है ना। और लोअर साइड में इंफीरियर में क्या प्रेजेंट होते हैं? डोम शेप्ड डायफ्राम। Anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। यानी कि बोलता है कि लंग्स का जो ये एनाटॉमिकल सेटअप है, जैसे कि थोरेक्स है ना, उनमें अगर कोई वॉल्यूम में चेंजेस आता है थोरेसिक कैविटी में तो वो लंग्स पे क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। Respiratory involves following steps। हम लोगों ने कल 5 स्टेप्स पढ़ा था ना। देखो बोलता है फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था, क्या होता है? तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में क्या हम करते हैं? इनहेल एक्सेल, एयर का इनहेल और एयर को एक्सेल करते हैं ना। by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। यानी कि O2 को हम लोग अंदर लेते हैं, CO2 को हम लोग बाहर करते हैं। सेकेंड बोलता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। सेकेंड में क्या होते हैं? गैसेस का डिफ्यूजन। कहाँ कहाँ होते हैं? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। फिर बोलता है कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ब्लड के थ्रू। हम लोगों ने ये ऑलरेडी कर रखा है, कल मैंने बताया था। फोर्थ बोलता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये याद है हम लोगों ने किया था। पहले यहाँ से एयर आ रहा था ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में आने के बाद फिर ये क्या हो रहे थे? ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये फिर जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है
वहां पर पहुंच रहा था, फिर सेल में जा रहा था, कल किया था ना हम लोगों ने। फिर बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, यानी कि बोलता है O2 का हम यूटिलाइजेशन करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, जिनके बाद हमें क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। जैसे कि हम लोगों ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया था तो हमें वाटर मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था और एनर्जी मिला था ना। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर हमें वो टूटने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, रिलीज हुआ, वही बोलता है इसको हम बोलता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कहाँ अच्छे से, प्लांट किंगडम में, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी में। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम लोगों ने ये कल किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में की बात करते हैं तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। ब्रीदिंग में कितने स्टेज होते हैं, 2। पहला इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होते हैं, इन होते हैं, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर क्या होते हैं, रिलीज आउट होते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी यूज किया है, एटमॉस्फेरिक एयर इन होते हैं, है ना, और आउट कौन सा होता है, एल्वियोलर एयर आउट होते हैं। मतलब एल्वियोलाई में जो एयर है वो क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर ले रहे हैं, ठीक है। बोलता है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट, यानी कि एयर आना और जाना लंग्स में जो होता है वो कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि एयर का जो मूवमेंट होता है, वो हम इन करते हैं या आउट करते हैं, वो किनके बीच में होता है, प्रेशर ग्रेडियंट वहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कल हम लोगों ने लॉ पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं हम लोग। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब देखो, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलता है कि इंस्पायरेशन में लंग्स के अंदर यानी कि इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में। क्या ये सही बोल रहा है? हम लोगों ने ये किया था ना, जब इंस्पायरेशन किया था तो अगर याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितना था, 758 ना। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितना था, 758 पढ़ा था या नहीं इंस्पायरेशन में, और एटमॉस्फेरिक कितना होता है 760। तो लंग्स के जो प्रेशर है वो कम है ना, वही बोल रहा है यहाँ। फिर बोलता है देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कम होता है, नेगेटिव प्रेशर बोल रहा है। फिर बोलता है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन में बोलता है कि लंग्स का जो प्रेशर होता है, लंग का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कल हम लोगों ने किया था एक्सपायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितने थे, 762, और एटमॉस्फेयर का कितना था 760। हाई है ना लंग्स का प्रेशर हाई हुआ है ना हाई, वही बोलता है आपका एनसीईआरटी।
द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, जैसे कि वो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जो कि हेल्प करता है जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इनका है, ये हेल्प किन में करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में, प्रेशर को जनरेट करने में। क्लियर? इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। हम लोगों ने पढ़ा था इंस्पायरेशन में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। बोलता है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, विच, जो कि क्या करता है, विच इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, जो कि थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बोलता है कि डायफ्राम जो होता है वो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। कैसे? इन द एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। किस एक्सिस में? एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में। डायफ्राम का काम किस एक्सिस में होता है? एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में। अब देखो बोलता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जो कि मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स। इनके जब EIM में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स क्या हो रहे हैं? लिफ्ट्स अप हो रहे हैं ना, लिफ्ट्स अप हो रहे हैं। एंड द sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber, जिससे कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। यानी कि हमारे थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाने में किनका हाथ है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। और ये किस एक्सिस में होता है? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में होता है। अब देखो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है, थोरेसिक वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है वो सिमिलर होते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम के। थोरेसिक वॉल्यूम समझ में आ रहा है क्या होता है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है ना। पल्मोनरी वॉल्यूम किसका? लंग्स का वॉल्यूम। समझ में आया? एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम्स डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब देखो बोलता क्या है कि अगर वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। बोला है ना, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स होते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। यानी कि जो डायफ्राम होता है और स्टर्नम होता है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इंस्पायरेशन में वो फ्लैट हो गया था, इंस्पायरेशन में वो फ्लैट हो गया था, अब वो फिर से डोम शेप में आ जाएगा। फ्लैट हो गया था, फिर से क्या हो जाएंगे? डोम शेप में आ जाएगा। स्टर्नम हमारा थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट अप हो गए थे आगे की ओर, और फिर से वो क्या हो जाएंगे? अपने नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएंगे। अब देखो रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड डियर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। पढ़ा था ना।
देखो, एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो होता है उनको बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, फोर्सफुली करके बढ़ा सकते हैं ना। ये क्या हुआ, फोर्सफुली हुआ। तो ये करके हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, जिनमें हमारा मसल का एक्स्ट्रा मसल काम करता है। वो एक्स्ट्रा मसल कौन सा है, एब्डोमेन का मसल। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स, यानी कि एक जो नॉर्मल या हेल्दी पीपल है, हेल्दी ह्यूमन है ना, वो 1 मिनट में 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता है 12 to 16 टाइम। क्लियर, क्लियर। यानी कि ब्रीदिंग में क्या होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है ना। तो एक हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है। क्लियर। और एक ब्रीदिंग होने में अप्रोक्स 3 to 5 सेकेंड लगते हैं, और सॉरी 4 to 5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 12 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 1 मिनट में। 12 साइकिल कंप्लीट हो रहे कितने मिनट में, 1 मिनट में ना। तो 12 को 16 से डिवाइड करो, 12 को 16 से डिवाइड करो, 5 सेकेंड है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 12 साइकिल हो रहा है, 12 5 60 होगा, 12 5 60 होगा। तो 1 मिनट में एक ब्रीदिंग करने में कितना सेकेंड लग रहा है हमें, 5 सेकेंड लग रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by the using a spirometer। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमीटर एक क्या है, स्पायरोमीटर जो है एक तरीके का मशीन है या मशीन है जिनसे कि हम अपने ब्रीदिंग के मूवमेंट को हम मेजर करते हैं। स्पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग को हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलो तुम जिंदा कैसे हो, ब्रीद नहीं कर पा रहे हो तो। चलो अब देखो ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या है, मतलब ये रिलैक्स मोड में वो काम कर रहा है भाई। नहीं सुधर सकते हो तुम लोग। एयर इन कर रहे हैं यानी कि इंस्पायरेशन हो रहे हैं, यहाँ पर एयर इन कर रहे हैं यानी कि इंस्पायरेशन हो रहे हैं। यहाँ पर डायफ्राम क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नीचे की ओर आएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नीचे की ओर आएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। अब डायफ्राम रिलैक्स होगा और वो अपने पोजीशन पे जाकर हो जाएगा सिचुएटेड। चलो उसके बाद आते हैं कि ब्रीदिंग का अलग अलग वॉल्यूम होता है, अलग अलग कैपेसिटी होते हैं, उसको हम करते हैं। बोला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो बेसिक टर्म होते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होते हैं, बेसिक टर्म होता है। और कैपेसिटी जो होता है
वो हम इन वॉल्यूम है ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम उनसे भी इस कैपेसिटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इनमें 4 तरीके का वॉल्यूम दिया हुआ है, 4 टाइप्स के वॉल्यूम दिए हुए हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, रेसिड्यू वॉल्यूम। चल देखो टाइडल वॉल्यूम, अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूं, टाइडल वॉल्यूम की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल क्या कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं और एक्सपायरेशन कर रहे हैं। ठीक ना, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, दैट टाइम क्या वॉल्यूम होता है, वो कहलाता है क्या, हमारा टाइडल वॉल्यूम। वो क्या कहलाता है, हमारा टाइडल वॉल्यूम। और कितने होते हैं इनका वॉल्यूम, 500 ml होता है। कितने होते हैं, 500 ml। देखो बोलता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग और नॉर्मल रेस्पिरेशन इट्स अप्रॉक्स 500 ml। मतलब बोलता है कि एक बार आप ब्रीद करते हो, एक बार ब्रीद करते हो तो दैट टाइम हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो एयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 500 ml। 500 ml समझ में आया। एक बार मैं ब्रीद की ना, एक बार ब्रीथ करने का मतलब क्या हुआ, एक बार मैंने एयर को इन किया, एक बार एयर को क्या किया, मैंने आउट किया। एक बार इन किया, एक बार आउट किया, तो डेट टाइम एयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 500 ml। ठीक है, समझ में आया। एक रेस्पिरेशन में कितने हैं, 500 ml है ना, 500 ml। ठीक है, अब बताओ कि 1 मिनट में हम लोग को कितने साइकिल या कितने टाइम्स ब्रीथ करते हैं, 12 टाइम करते हैं ना नॉर्मली, 12 टाइम। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 500, 6000 ml या हम बोलते हैं 6 लीटर। 6 लीटर एयर हो गया ना। 1 मिनट में मतलब हम कितने एयर को इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर है ना। और अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8000 ml, यानी कि 6 लीटर टू 8 लीटर हम क्या करते हैं, 1 मिनट में एयर को हम लोग ब्रीद कर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, इंस्पायर कर जाते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। टाइडल वॉल्यूम समझ में आया, क्लियर। चलो एनसीईआरटी बोलता है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ तक हो गया ना, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। पर मिनट 6000 to 8000 मिलीलीटर क्या होते हैं, एयर हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। क्लियर यहाँ तक। और अगर मैं बोलूं कि एक ब्रीद में हम कितने टाइडल, एक ब्रीद में कितने वॉल्यूम होते हैं, एक ब्रीदिंग में, एक नॉर्मल ब्रीद में कितने वॉल्यूम होंगे, 500 ml। और अगर 1 मिनट की बात करूं तो 6000 to 8000। अब बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, इंस्पायर हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं। एयर क्या कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं ना। पर कौन सा एयर इनहेल कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, जो नॉर्मल है वो तो चल रहा है ना। पर हम फोर्सफुली कर रहे हैं, एक्स्ट्रा और हम ले रहे हैं, जैसे कि है ना, ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा है ना। तो क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ये हम फोर्सफुली कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइडल वॉल्यूम तो है, यानी कि 500 ml तो है, जो है सो है ही, है ना, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा से हम इनहेल कर रहे हैं और फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितने होते हैं 2500 ml टू 3000 ml पर ब्रीथ या फिर टोटल पर ब्रीथ, हाँ ठीक ना, क्लियर। फिर वही बोलता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसे होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं एयर को, ठीक ना, फोर्सफुली क्या कर रहे हैं हम, एक्सहेल कर रहे हैं। तो डेट टाइम कितना होता है 1000 ml टू 1100 ml, ठीक है, 1000 ml टू 1100 ml। यहां तक क्लियर, टाइडल वॉल्यूम क्लियर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर, यहां तक कंफ्यूजन है नहीं है। चलो अगर मैं एक बनाऊं ऐसे ना, इस तरीके का अगर मैं ग्राफ बनाती हूं, तो ये वाला हमारा क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन क्या है, टाइडल वॉल्यूम का, जो कितने होते हैं 500 ml, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना, यानी कि इंस्पायर्ड वॉल्यूम हमारे पास कितने हैं 2500 ml टू 3000 ml। अगर हम लोग एक्सपायरेटरी कर रहे हैं तो कितने हैं 1000 ml टू 1000 ml टू, यानी कि अब देखो तो 500 में से 2500 में से 500 को माइनस करो, 2000 बचा, 2000 ml, यानी कि हम लोग 2000 ml एक्स्ट्रा हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं एयर को, क्लियर। इसमें से हम लोग करो 1000 में से 500 को ये माइनस करो, 500 बचेगा, यानी कि हम लोग 500 ml एयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं फोर्सफुली, फोर्सफुली, ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है। अब देखो एक बात सुनो, ये जो टाइडल वॉल्यूम है ना, ये जो टाइडल वॉल्यूम है ना, वो टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसका 20%, इसका क्या 20% जो होता है एयर, वो कंडक्टिव पार्ट में होते हैं। कंडक्टिव पार्ट का मतलब नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल्स तक होते हैं, सॉरी 20% एयर जो होता है वो एल्वियोलाई में होता है, सॉरी 20% एयर कहाँ होते हैं, एल्वियोलाई में होते हैं। 20% एयर जो होता है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और 30% जो एयर होते हैं, 30% जो एयर होते हैं वो कंडक्टिंग पार्ट में होते हैं। 30% एयर जो होता है वो कहाँ होता है, कंडक्टिंग पार्ट में होते हैं। और 20% जो एयर होता है वो पार्टिसिपेट करता है कहाँ, पार्टिसिपेट करते हैं गैस एक्सचेंज में। यानी कि अगर मैं इसको निकालूं परसेंटेज, तो 500 का 30% निकालूं तो यानी कि 150 ml 150 ml जो एयर होता है वो कहाँ रहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट में, क्लियर। और 350 ml जो एयर होते हैं वो कहाँ होते हैं, एल्वियोलाई में, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है।
इसके बाद आते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इनमें देखो बोलता है क्या, हम लोग एक्सपायर कर लिए ना, हम लोग एक्सपिरेशन कर लिए। कौन सा एक्सपिरेशन? फोर्सफुली एक्सपायरेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलता है कि हम जब फोर्सफुली एक्सपायर कर लेते हैं, फोर्सफुली हम एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली हम एक्सहेल करते हैं, तो डेट टाइम हमारे लंग्स में, हमारे बॉडी में एयर का कितना वॉल्यूम होता है, तो वो कितने होते हैं? 1100 to 1200 ml होते हैं। ठीक है, क्लियर? फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे थे तो कितने वॉल्यूम था? 2500 to 3000 ml था ना। फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे थे कितने वॉल्यूम? फोर्सफुली एक्सपायरेशन हम लोग कितने ml कर रहे थे? 1100 to 1000 to 1100 है ना। और यही फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम बच जाता है हमारे अंदर? लंग्स में कितने वॉल्यूम बच जाते हैं एयर का? 1100 ml to 1200 ml। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखो, बाय एडिंग ऑफ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब एवर वॉल्यूम। अच्छा हाँ, अभी देखो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ना, रेसिडुअल जो वॉल्यूम होते हैं ये स्पायरोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पायरोमीटर क्या हो रहा था? हमारे ब्रीदिंग को मेजर कर रहा था, ब्रीदिंग वॉल्यूम को मेजर कर रहा था, है ना। पर स्पायरोमीटर इसको मेजर नहीं करता है, इनको मेजर नहीं करता है। इनके लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। इनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? क्लिनिकल डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। क्लियर? यहां तक क्लियर? हम लोग जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स में कितने एयर का वॉल्यूम होता है? 500, जिनमें 150 ml कहाँ होते हैं? कंडक्टिंग पार्ट में। 350 पार्ट कहाँ पार्टिसिपेट करता है? गैस एक्सचेंज में। हम लोग जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो लंग्स का एयर कितना हो, लंग्स में एयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2500 to 3000 ml, है ना। यही अगर हम लोग फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तब कितना होता है? 1000 to 1100 ml, है ना। और अगर हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लेते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स में जो एयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1100 to 1200, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। आफ्टर, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, बोलता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मैंने क्या बोला था? कैपेसिटी निकालने के लिए हम वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगा। अब इंस्पायरेटरी यानी कि इंस्पायरेशन से रिलेट करेगा। इंस्पायरेटरी यानी कि किससे रिलेट करेगा? इंस्पायरेशन से रिलेट करेगा। तो यानी कि यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, आएगा, आएगा। और एक और हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था इंस्पायरेशन? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में भी तो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन पढ़ा था। तो टाइडल वॉल्यूम और IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम शॉर्ट में IRV बोलते हैं ना। तो IRV और टाइडल वॉल्यूम को एक साथ अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा निकल आएगा?
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारा कितना होगा, कितना होगा 3000 to 3500 ml होगा। क्यों? क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, इंस्पायरेटरी IRV कितना था 3000 to 2500 to 3000, प्लस हमको करना है क्या, टाइडल वॉल्यूम 500, तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि 3000 to 3500 ml, है ना। देखो क्या बोलता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टीवी प्लस IRV इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर यहाँ तक। फिर बोलता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पर एक्सपायरेशन वाले आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, एक्सपायरेशन वाले आएंगे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। टाइडल वॉल्यूम और क्या आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि TV प्लस ERV, TV प्लस ERV इक्वल टू EC, इक्वल टू E और C। देखो, हाँ देखो TV प्लस ERV दिया है ना, TV प्लस ERV इक्वल टू EC। क्या बोलता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम कितना एक्सपायर कर रहे हैं, उसका वॉल कैपेसिटी क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी। इंस्पायरेटरी में क्या बोला, जस्ट ऑपोजिट। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सहेल करने के बाद हम कितना इनहेल कर रहे हैं, वो क्या है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है, हो गया, कंफ्यूजन होगा, हाँ होगा, आपको बोलने से नहीं होगा, हमको होगा। फिर बोलता है देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, एक्सपायरेशन और रेसिडुअल वॉल्यूम को, यानी कि ERV प्लस RV को, ERV प्लस RV। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में कैपेसिटी रह जाते हैं, जो वॉल्यूम रह जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, FRC। FRC को हम लोग में FRC इक्वल टू RV प्लस ERV, RV प्लस ERV। क्लियर। फिर बोलता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में हम लोग ऐड करेंगे, देखो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 करने का था। 1 में कौन आ रहा था, फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइडल। सेकेंड नंबर पे क्या पढ़ा था, सेकेंड नंबर पे क्या पढ़ा था, IRV। थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा था, ERV। ये एक साथ क्या बनाएगा, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर। और अगर टोटल लंग कैपेसिटी बोलेगा तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 चारों को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल लंग कैपेसिटी 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर। तो हमें क्या निकल आएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर, क्लियर।
फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टाइडल वॉल्यूम। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था? IRV। थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा था? ERV। फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ा था? RV, है ना। तो इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें लंग्स कैपेसिटी निकल आएगा। और अगर हम 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या निकल आएगा? फंक्शनल। वाइटल कैपेसिटी। और अगर मैं 1 + 2 करूं तो क्या निकल आएगा? IRC या सॉरी IC, है ना। और 1 + 3 करूं तो EC। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो, ये क्या भूलोगे? ये भूलोगे? अब मैम वही तो कि मैम आपके कहने से थोड़ी होता है, मैं तो भूल सकती हूँ, ये तो मेरी मर्जी है। आप कहोगे हम ऐसा हो जाएगा, नहीं हो सकता।